ओके कूल। चल, अच्छा भाई, तो अभी तक बचपन से हम क्या पढ़ते हुए आए हैं? पिछला पूरा चैप्टर कौन सी कहानी थी भाई? पिछले पूरे चैप्टर में कहानी ये थी, आज इंटीग्रेशन का फर्स्ट, हाँ, कहानी ये थी कि जब मैं किसी फंक्शन को, जब मैं किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं, जब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे एक नया फंक्शन मिलता है, ठीक है? जब मैंने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो मुझे एक नया फंक्शन मिला एफ एक्स, ठीक है? तो मैं क्या बोलता था पहले कि एफ एक्स इज द, देखो, अगर मैंने किसी फंक्शन जी एक्स को डिफरेंशिएट किया तो जी डैश एक्स आ गया एफ एक्स, ठीक है? तो मैं बोलूंगा कि एफ एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। किस चीज का डेरिवेटिव हो जाएगा बताओ तो? एफ एक्स किस चीज का डेरिवेटिव का आएगा? क्या बोलेंगे? एफ एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स या जी डैश एक्स? एफ एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, एफ एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। बहुत सिंपल शब्दों में शुरू करते हैं, ठीक है? एफ एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। अच्छा, तो बस यहां से अगर मैं बोल रहा हूं एफ एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, तो फिर अगर मुझे वापस जाना पड़ जाए भाई यहां से, ठीक है, डिफरेंशिएट किया तो एफ एक्स आ गया, ऐसा क्या करें एफ एक्स में, ऐसा क्या करें कि मुझे वापस जी एक्स मिल जाए? जी एक्स का जो डेरिवेटिव है, सॉरी, जी एक्स को जब डिफरेंशिएट किया, यहीं पर कर लेते हैं, जी एक्स को जब डिफरेंशिएट किया तो मुझे एफ एक्स मिल गया, ठीक है? तो मैंने बोला एफ एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, एफ एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। अब मुझे वापस जाना है, एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा जी एक्स। एफ एक्स को मैं अगर इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा जी एक्स। चल, ये छोटी सी चीज, हाँ, ठीक है, ओके। तो फिर अगर एफ एक्स जी एक्स का डेरिवेटिव है तो जी एक्स एफ एक्स का क्या है? एफ एक्स अगर जी एक्स का डेरिवेटिव है तो जी एक्स इज द, ये क्या हो जाएगा? ऑफ एफ एक्स। सोचो तो, ये क्या हो जाएगा? मैं उल्टा जा रहा हूं, तो क्या बोल सकता हूं उसको? एंटी डेरिवेटिव। बहुत अच्छे सोनिया, सौम्या, बहुत अच्छा। हाँ, एंटी डेरिवेटिव, जी एक्स इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, जी एक्स इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ऑफ एफ एक्स। चलो ठीक है, इतनी छोटी सी चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं ऐसा बोलता हूं, चलो बेटा ये वाली चीज समझ में आ गई, तो इनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या था? बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप बोलोगे सर ज्योमेट्रिकली कुछ नहीं है, डेरिवेटिव तो हो जाता है टेंजेंट, ये तो आपने कब से बताया हुआ है, और हमें तो पुराने वाले सर ने भी यही पढ़ाया था, ठीक है? तो चलो, मैं बोलूंगा कि अब मेरे पास कोई फंक्शन है ऐसा कुछ, यहां पर बैठा हुआ एक फंक्शन है ऐसा कुछ, ये देखो, ठीक है? और मैं बात कर रहा हूं पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए की, ठीक है? इस पर्टिकुलर पॉइंट मेरे पास कोई फंक्शन ऐसा है, ये वाला फंक्शन है जी एक्स, ये वाला फंक्शन है जी एक्स। तो इस फंक्शन को अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिल गया, यहां पर ये वाली चीज मिल गई, ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है? इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ये वाली चीज इरेज हो जाएगी, पता नहीं, चलो जाने दो उसको। अच्छा, तो ये वाली चीज जब gx को मैंने डिफरेंशिएट किया x इक्वल्स टू a पे, तो यहां पर मुझे कोई फंक्शन मिल रहा है fx, ऐसा कुछ मिल रहा है, ठीक है? fx ऐसा कुछ मिल रहा है, ठीक है? ये हो जाएगा मेरा स्लोप, सिंपली ये हो जाएगा मेरा स्लोप। अच्छा, अब मैं आपसे ऐसा बोलता हूं बेटा कि देखो, स्लोप का मतलब होता है tan ऑफ थीटा, gx को डिफरेंशिएट किया तो fx मिल गया, टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ठीक है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, gx हो गया मेरा, सॉरी, इस लाइन का जो स्लोप हो गया वो हो गया मेरा थीटा, और यही मेरा स्लोप, मतलब यही मेरा डेरिवेटिव है, यही मेरा g डैश x है, यही मेरा वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव है एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू a। अच्छा, मैं बोलूंगा ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ये वाला जो फंक्शन है ऐसा ले लेता हूं, ठीक है? ये दूसरा फंक्शन है, g1x ले लेता हूं, ये फंक्शन, और मैं बोलूंगा कि बात कौन से पॉइंट की हो रही है? अभी भी
बात हो रही है x इक्वल्स टू a की। अच्छा, मैं बोलूंगा एक नया टेंजेंट यहां पर आपके सामने आने वाला है बेटा। देखो तो ये एक नया टेंजेंट आपके सामने आने वाला है। आप बोलोगे सर आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। ये लाइंस तो अलग अलग हैं, लेकिन जब मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं सर, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये भी थीटा था, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये भी थीटा था, ये भी थीटा हो जाएगा। अच्छा, तो आप बोलोगे सर कर्व्स चेंज हो जा रही है लेकिन स्लोप नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। कर्व्स चेंज हो जा रही हैं लेकिन स्लोप नहीं चेंज हो रहा है, स्लोप सेम है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि डेरिवेटिव, यहां से मुझे ये वाली चीज पता चलेगी भाई। देखो तो कर्व चेंज हो जा रही है, लेकिन अगर x इक्वल्स टू ए पे ये वाली कर्व और ये वाली कर्व ले लें जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल है, मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, ठीक है। केवल कर्व को शिफ्ट कर दिया, कर्व को लिफ्ट कर आधे कर दिया भाई, यहां से लिफ्ट कर दिया इस कर्व को, ठीक है। बिल्कुल सेम थी, कर्व को लिफ्ट कर दिया। अच्छा, अगर ऐसा किया तो मैं बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल रहा है यहां से, क्या मिल रही है मुझे चीज, कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक। डेरिवेटिव बिल्कुल यूनिक होता है, बिल्कुल इकलौता होता है, ठीक है। संसार में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक ही डेरिवेटिव हो सकता है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक, ठीक है। अच्छा भाई, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा आपने बोला था कि जिस फंक्शन के पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकाल रहे हैं, अगर स्लोप हो जाता है डेरिवेटिव, तो फंक्शन हो जाता है एंटी डेरिवेटिव। तो आप मुझे बताओ कि क्या किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव यूनिक होता है क्या? किसी फंक्शन का भी एंटी डेरिवेटिव यूनिक होता है बेटा? डेरिवेटिव तो यूनिक होता है, एंटी डेरिवेटिव यूनिक होता है क्या? एंटी डेरिवेटिव यूनिक नहीं होता है। अभी तो दिख गया, g1 और g1 दोनों का डेरिवेटिव x इक्वल्स टू a पे बिल्कुल सेम था, लेकिन एंटी डेरिवेटिव सेम आया क्या? नहीं आया। तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक, बट एंटी डेरिवेटिव is not unique, सिंपल, is not यूनिक। ओके, सिंपल सी चीज है, यूनिक नहीं होता है एंटी डेरिवेटिव। अच्छा, अगर एंटी डेरिवेटिव यूनिक नहीं होता है तो दो एंटी डेरिवेटिव्स किस चीज से एक दूसरे से डिफर करते हैं, ठीक है। देखो तो यहां पर मैं फिर से वापस जाता हूं, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज है जो दो एंटी डेरिवेटिव्स को एक दूसरे से अलग बना देती है? ऐसी कौन सी चीज है जो दो एंटी डेरिवेटिव्स को एक दूसरे से, बिल्कुल सही प्रश्न, कांस्टेंट होती है वो चीज। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन याद होगा तो, मैं अगर gx में +3 कर दूं, तो मैं इधर चला जाऊंगा, एक नया फंक्शन चला जाएगा, मैं ऊपर चला जाऊंगा, ठीक है। ये वाली चीज में एक सेकेंड, ओके, देखो डेस्मोस पे देख लेते हैं इस चीज को। ओके, बिल्कुल छोटी सी चीज है, बस मैं आपका 30 सेकंड और लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर अगर मैं लिख देता हूं cos ऑफ x, ठीक है। आप बोलोगे सर cos ऑफ x फंक्शन लिख दिया आपने। अब मैं बोल रहा हूं कि बेटा मैं क्या कर रहा हूं, केवल cos ऑफ x एक फंक्शन लिखा, +3 कर दे रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली फंक्शन को शिफ्ट कर दिया। देखो तो सिंपली फंक्शन शिफ्ट कर दिया मैंने, यहां पर था जो फंक्शन, सारा का सारा 0.3 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो गया, तो बिल्कुल वैसा ही कर्व है, थोड़ा सा ऊपर बन रहा है, ठीक है। एक सेकंड, आपको दिख भी रहा है कि नहीं? मैं अभी शेयरिंग कर देता हूं, उधर कर देता हूं, ठीक है। पता नहीं, आपको शायद नहीं दिख रहा था, चलो अभी दिख जाएगा, ठीक है। देखो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि मेरा इनिशियल फंक्शन ये रेड वाला फंक्शन था cos ऑफ x, और फिर मैंने क्या किया, +3 ऐड कर दिया, ऊपर चला गया फंक्शन। तो कर्व का नेचर बिल्कुल सेम है, लेकिन ये वाली कर्व शिफ्ट हो गई है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पे 3 यूनिट्स। बिल्कुल सेम चीज हो रही है, आपकी यहां पर भी, ठीक है। ये जो एंटी डेरिवेटिव्स हैं ये एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू से, ठीक है। ये जो दोनों एंटी डेरिवेटिव्स हैं, ये वाली वैल्यू, ये g1x और gx, ये दोनों एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं एक कांस्टेंट वैल्यू से, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि एंटी डेरिवेटिव्स डिफर
डिफर बाय अ कांस्टेंट, एंटी डेरिवेटिव्स डिफर बाय अ कांस्टेंट, ठीक है, केवल एक कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। अब आप बोलोगे सर इसका प्रूफ क्या है, मैं बोलूंगा देखो बेटा, आपको पता है कि अगर मैं cos ऑफ x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, मैं मान लेता हूं मेरे पास एक फंक्शन gx है cos ऑफ x प्लस 3, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, g डैश x, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ x, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ले लेता हूं gx ले लेता हूं cos ऑफ x प्लस 7, तो आप बोलोगे सर इसका भी g डैश x आ जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ x, ठीक है। तो सिंपली दो अलग अलग फंक्शंस हैं, लेकिन जो डेरिवेटिव आ रहा है वो सेम आ जा रहा है, तो ये उसी चीज को बता रहा है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक बट एंटी डेरिवेटिव्स डिफर बाय अ कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं इसको मान लेता हूं g1 या इसको मान लेता हूं g2 और इसको मान लेता हूं g1, और अगर ये g डैश x का एंटी डेरिवेटिव है, तो मैं बोलूंगा कि हमेशा g2x माइनस g1x इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। आ गया बेटा, तो बोलो डन, कुछ पूछना चाहते हो लगता है, चलो देख लेते हैं। इंटीग्रेशन को भी देश से डिनोट करे किया जाता है, नहीं 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 बेटा, इंटीग्रेशन पे मैं आ रहा हूं, ठीक है, मैं आऊंगा, पूरी कहानी सुनाई जाएगी अभी। चलो छोटी सी चीज समझ में आ गई, डन लिख दो, अभी डिस्कस करेंगे सारी चीजें, ओके। चार्जर, ओके, ठीक है, चलो समझ में आ गया, डन लिख दो। मैं अभी तो हमने इंटीग्रेशन वर्ड भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ठीक है, अभी इंटीग्रेशन वर्ड पे नहीं आए हैं हम, तो एक सेकेंड, ओके, ठीक है, चलो। अब क्या था कि न्यूटन और लेबनीज से अलग अलग काम किया, इन दोनों ने अलग अलग काम किया, ठीक है। दोनों की मेहनत लगी किस चीज को इन्वेंट करने में, कैलकुलस को इन्वेंट करने में, ठीक है। कैलकुलस को इन्वेंट किया न्यूटन ने और लेबनीज ने, ठीक है। जब कैलकुलस इन्वेंट हो गया, तो जो इंटीग्रेशन था उसका जो एंटी डेरिवेटिव था वो तो केवल कर्व देता था, एंटी डेरिवेटिव से केवल कर्व मिलती है, ये मत सोचना कि एंटी डेरिवेटिव से एरिया मिल जाता है, ठीक है। तो जो एंटी डेरिवेटिव्स थे, ये देखो, एंटी डेरिवेटिव्स थे, उनका यूज किया जाने लग गया, एंटी डेरिवेटिव्स तो थे मेरी जो कर्व्स थी, ये वाली जो कर्व है ये थी मेरी एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। लेकिन जब इस कर्व को मैं लिमिट्स के अंदर लिखने लग गया, तो एक्स एक्सिस के ऊपर का पोर्शन मुझे मिलने लग गया, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव्स तो ये था, ये कर्व थी एंटी डेरिवेटिव, और ये वाला जो मिल गया वो एरिया अंडर कर्व मिलने लग गया, एरिया अंडर द कर्व, कर्व, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचना कि इंटीग्रेशन से एरिया अंडर द कर्व मिलती है, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव केवल कर्व देता है, अगर मैं लिमिट्स के अंदर इंटीग्रेट कर देता हूं तो कुछ सब्ट्रैक्ट करता हूं जिससे कि मुझे एक्स एक्सिस के ऊपर की एरिया मिलने लग जाती है, ठीक है। तो जो ये एरिया थी, इस एरिया को इन्वेंट किया गया छोटे छोटे, आपने ये वाली कहानी बहुत बार सुनी होगी, ठीक है, बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल्स यूज करके, और मैंने क्या निकाला, इन रेक्टेंगल्स का सम निकाल लिया, ठीक है। और जब सम की बात आई तो ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को ऐड किया गया तो समेशन लेना पड़ा, ठीक है। और इसी समेशन के एस की वजह से उन्होंने नाम दे दिया उसी एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल नाम दे दिया, ठीक है, उसी एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रल नाम दे दिया, ओके। चलो, तो जब इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव का नाम मिला, तो कुछ और टर्म्स उन्होंने साथ ही साथ बता दिए। कौन कौन से टर्म्स थे बेटा, तो ये वाला जो साइन था, ये था सिंबल ऑफ, ये था साइन ऑफ, नहीं साइन नहीं था, सिंबल था, ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन था, ठीक है, ये था सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, तो जब मैं ऐसा लिखता हूं बेटा कि इंटीग्रल ऑफ, अगर मैं कोई फंक्शन
fx लिख रहा हूं और dx ले रहा हूं, तो यहां पर इस चीज को बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x। dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं होता है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ f with respect to x, इंटीग्रल ऑफ f with respect to x। ठीक है, अब ये fx क्या होता है, ये fx क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेंड। fx होता है मेरा इंटीग्रेंड। ठीक है, तो सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x और fx हो जाता है मेरा इंटीग्रेंड। ठीक है, ये जो छोटी सी टर्मिनोलॉजी थी, ये वाली चीज उन्होंने अपनी बुक्स में यूज की और उसको थ्रू आउट उसके बाद ऐसा ही यूज किया जाने लग गया। किसने? जिन्होंने इन्वेंट किया था कैलकुलस का। ठीक है, जिन्होंने इन्वेंट किया था कैलकुलस, ओके, उन्होंने बता दिया कि ये सिंबल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो बोल रहे थे, जो उन्होंने सिखाया था, जो हमने भी पढ़ा कि भाई जब मैं gx को डिफरेंशिएट करता हूं, तो लिखता हूं कि d अपॉन dx ऑफ gx, और ये वाली चीज हो जाती है fx। तो जब मुझे fx से gx तक जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यूज करना पड़ेगा साइन, ये वाली चीज। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ fx, और इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे मिल जाएगा ये वाला नंबर, ये वाला फंक्शन gx। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ लिया कि जो मेरा इंटीग्रल है, जो मेरा एंटी डेरिवेटिव है, वो वाली चीज यूनिक नहीं होती है, और मुझे पता चल गया कि वो डिफर किससे करते हैं, एक कांस्टेंट से, इसलिए एक सी भी लगा दिया मैंने। ठीक है, कांस्टेंट से ही डिफर करते हैं, तो इसलिए मैंने एक सी भी लगा दिया। ओके, यू वर सेइंग समथिंग, प्लस सी। हाँ बेटा, हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न, प्लस सी लगा दिया। सौम्या बोल रही है सर लास्ट में क्या बताए। अच्छा सौम्या, लास्ट में कौन सी चीज नहीं समझ में आई? ये सब नाम बताया बेटा, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसको इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं, इसको इंटीग्रेंड बोलते हैं। उसके पहले मैंने ये बताया बेटा कि इन दोनों ने इन्वेंट किया था कैलकुलस, और समेशन से ही ये वाला साइन आया था इंटीग्रल। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है कर्व, ना कि उसका मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है कर्व। ठीक है, ओके, वो इंटीग्रेंट हो जाता है। ठीक है, उसके पहले मैंने बताया कि एंटी डेरिवेटिव्स एक कांस्टेंट से डिफर करते हैं। ठीक है, कुछ और पूछना है क्या बेटा? कुछ और पूछना है? सौम्या, समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़ें, छोटी छोटी सी चीज हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो जल्दी से। नहीं आया समझ में? ओके, कोई बात नहीं। कौन सा पॉइंट नहीं आया बेटा, लिखो तो। ये वाला स्लाइड नहीं समझ में आया क्या? नहीं सर, आ गया। अच्छा ठीक है, आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं। ओके चलो, तो ये सारी चीजें बताई गई। ओके, अब यहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है। ठीक है, यहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है, लेकिन इन इंटीग्रल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो देखो कि अगर मैं लिख रहा हूं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू जी एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा जी एक्स हमेशा डिफरेंशिएबल है? क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं कि भाई मेरा जी एक्स हमेशा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ऐसा होना चाहिए क्या? ओके बोलो बेटा, जी एक्स हमेशा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्या होना चाहिए? चलो, हाँ नीरज बोल रहा है, हाँ अथर्व बोल रहा है, हाँ हाँ, डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस हो ही जाएगा नीरज, सही है। ओके, तो अरे भैया अभी तो पढ़ लिया ना, जब मैंने जीएक्स को डिफरेंशिएट किया तभी तो मुझे एफ मिला था। ठीक है, तो शुरुआत कहां से हुई थी? डिफरेंशिएशन से शुरुआत हुई थी। ठीक है, सबसे पेरेंट चीज क्या आई थी? उनका डेरिवेटिव आया था। एक स्लोप पे बहुत सारे फंक्शंस मैंने डिफाइन कर दिए थे, तो मैं बोलूंगा कि ये जो जीएक्स होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ये जो भी हो, जीएक्स, ये वाला gx is always, this is always differentiable.
जीएक्स को हम हमेशा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसीलिए उसको डिफरेंशिएट किए और वो फंक्शन निकाला जिस फंक्शन का इंटीग्रल जीएक्स बन जा रहा है। आई चीज समझ में? तो पेरेंट चीज क्या है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से इंटीग्रल तक पहुंचे, ठीक है? तो जीएक्स इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। अच्छा भाई, चलो ये चीज समझ में आ गई। कोई कुछ कहना चाहता है? ओके हाँ, डिफरेंशिएबल। ईश्वर, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो हो ही जाएगा। अच्छा भाई, अच्छा उल्टा मैं पूछता हूं, अब उल्टी चीज पूछता हूं कि अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अब यहां पर अगर मैं, यहां पर मेरा अगर जो एफ एक्स है, ये अगर मेरा एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ये मेरा अगर इंटीग्रेंड डिसकंटिन्यूअस हो जाए, फिर भी, फिर क्या जीएक्स भी डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए? सपोज ये डिसकंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल्स टू ए पे, तो क्या मेरा जीएक्स भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो जाना चाहिए? क्या बोलेंगे जीएक्स के बारे में? नहीं होना चाहिए। कोई एग्जाम्पल? ऋषिकेश, नीरज, कोई एग्जाम्पल बेटा? आज इंटरनेट नहीं चल रहा है। अच्छा ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। हाँ ईश्वर हाँ बोल रहा है। कोई एक एग्जाम्पल बेटा? सिंपल सा एग्जाम्पल है, बहुत फेमस सा एग्जाम्पल है। इस कर्व को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जरूरी नहीं कि जी एक्स कंटिन्यूअस कैन बी कॉन्टिन्यूअस, कैन बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू ए। हो सकता है ये कंटिन्यूअस हो सकता है। ऐसा कौन सा एग्जांपल ले ले भाई? ऐसा ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू, सॉरी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर माइनस वन अपॉन थ्री। अगर ये वाली चीज ले लेंगे तो ये सिंपल सा इंटीग्रेशन सभी को आता है। इसके बाद ही हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पे आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो अगर मैं एफ एक्स ये ले लेता हूं, तो ये वाली चीज, ये वाली चीज डिसकंटिन्यूअस है क्या? बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है? अब इसका इंटीग्रल क्या होगा? चलो देखते हैं। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा? इसका इंटीग्रल हो जाएगा इंटीग्रल इंटीग्रल x रेज टू द पावर माइनस वन अपॉन थ्री विथ रिस्पेक्ट टू x। ये वाली चीज हो जाएगी, सॉरी, विथ रिस्पेक्ट टू x में dx लिखना है। ये वाली चीज हो जाएगी x रेज टू द पावर माइनस वन अपॉन थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन अपॉन थ्री प्लस वन प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है? ऐसा कुछ हो जाएगा। चलो, नहीं होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी अगेन प्लीज, नहीं होना चाहिए। चलो हाँ संतृप्ता, दूसरी वाली प्रॉपर्टी बता रहा हूं। ये जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी है, इसी चीज को समझा रहा हूं। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर मेरा फंक्शन एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, तो जरूरी नहीं कि उसका उसका जो इंटीग्रल है वो भी डिसकंटिन्यूअस हो। वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है उस पॉइंट पे, हो सकता है डिसकंटिन्यूअस भी हो, लेकिन कंटिन्यूअस भी हो सकता है, ठीक है? कंटिन्यूअस भी हो सकता है बेटा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और वो वाली चीज मैं यहां पर इस एग्जांपल से देख रहा हूं। देखो तो, फंक्शन ले लिया x इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री, तो आप बोलोगे सर ये तो वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर वन अपॉन थ्री है, और जब x की जगह जीरो रखेंगे तो सर ये तो डिफाइन ही नहीं होगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बोल रहे हो, जब x की जगह जीरो रखेंगे तो डिफाइन ही नहीं होगा। डिफाइन नहीं होगा इसलिए डिसकंटिन्यूअस है। आप बोलोगे ठीक है सर, इसको इंटीग्रेट करके चेक करते हैं। मैं बोलूंगा देखो तो इंटीग्रेशन कुछ ऐसे ही करते हैं। तो ये वाली चीज क्या दे देगा? एक्स रेज टू द पावर टू अपॉन थ्री दे देगा, माइनस वन अपॉन थ्री प्लस वन क्या दे देगा? ये दे देगा आपका थ्री अपॉन टू प्लस सी दे देगा। आप बोलोगे सर अगर अब x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। ये वाली वैल्यू जीरो आ जा रही है, और जीरो तो एक डिफाइंड वैल्यू है। तो अचानक से जो जो इंटीग्रैंड डिसकंटिन्यूअस था वो अचानक से कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है? कंटिन्यूअस हो गया भाई, अचानक से कंटिन्यूअस हो गया। तो भाई ये चीज, अच्छा डिसकंटिन्यूअस का मतलब बेटा आनंद उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका ग्राफ टूट जा रहा है, ठीक है? डिसकंटिन्यूअस का मतलब जब मैं एक्स रेज टू द पावर वन अपॉन थ्री का ग्राफ स्केच कर रहा हूं, वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर वन अपॉन थ्री का ग्राफ स्केच कर रहा हूं, तो एक्स इक्वल्स टू जीरो पे उसका ग्राफ टूट जा रहा है, ठीक है? मुझे अपना पेन या मार्कर उठाना पड़ेगा उसका ग्राफ स्केच करने के लिए, ठीक है? आई चीज समझ में बेटा? समझ में आ गया तो डन लिख दो जल्दी से। आनंद समझ में आ गया बेटा? ओके ठीक है, चलो। तो इतनी छोटी छोटी सी कहानियां थी, इतनी छोटी छोटी सी कहानियां थी भाई। अच्छा, अब
अब एक छोटा सा और, ये दो प्रॉपर्टीज हो गई, ये दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी सभी को। एक और प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ये प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर मेरा फंक्शन एफ एक्स, ये बोलता है कि एफ एक्स अगर मेरा पीरियोडिक है, एफ एक्स अगर मेरा पीरियोडिक है, तो फिर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वाली चीज मे और मे नॉट बी, मे नॉट बी पीरियोडिक, मे नॉट बी पीरियोडिक। ठीक है, ये वाली चीज पीरियोडिक भी हो सकती है और पीरियोडिक नहीं भी हो सकती है। पीरियोडिक कैसे हो सकती है? पीरियोडिक का एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर मैं एफ एक्स को ले लेता हूं, आप बोलोगे कि सर एग्जांपल दीजिए। ओके, तो एग्जांपल यही है बेटा, सिंपल सा, कि अगर मैं एफ एक्स को ले लेता हूं, अगर मेरा एफ एक्स है कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, तो इंटीग्रल कॉस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रल कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स या प्लस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स या प्लस साइन एक्स बेटा, साइन एक्स हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, तो कॉस एक्स पीरियोडिक था, कॉस एक्स था मेरा पीरियोडिक, देखो तो कॉस एक्स था मेरा पीरियोडिक। साइन एक्स क्या पीरियोडिक होगा? हाँ, ये वाली चीज भी पीरियोडिक हो जाएगी, ये वाली चीज भी पीरियोडिक हो जाएगी। पर ये तो मे और मे नॉट बोल रहा है, तो मे नॉट कब होगा सर? आप बोलोगे, मैं बोलूंगा चलो अभी दिखा देता हूं, अभी दिखा देता हूं। अगर एफ एक्स ले लें आप कॉस ऑफ एक्स प्लस टू, एफ एक्स ले लें अगर आप कॉस ऑफ एक्स प्लस टू ले लेते हैं, तो आप बोलोगे सर कॉस ऑफ एक्स प्लस टू पीरियोडिक होगा क्या? हाँ, कॉस ऑफ एक्स का पीरियड है 2 पाई और टू का पीरियड है कुछ भी, जिसके भी साथ मिल जाता है उसका पीरियड डिफाइन नहीं करते, जिसके भी साथ मिल जाता है वो उसी का पीरियड ले लेता है। ठीक है, पानी की तरह है, जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो पानी की तरह होता है, उसका पीरियड पीरियोडिक तो होता है लेकिन पीरियड डिफाइन नहीं कर पाते हम। ठीक है, तो मैं बोलूंगा अब कि इन दोनों का मिला करके, इन दोनों का कंबाइंड पीरियड हो जाएगा 2 पाई, लेकिन इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस टू क्या हो जाएगा बेटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? ये वाली चीज हो जाएगी साइन ऑफ एक्स प्लस 2x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहां पर साइन ऑफ एक्स प्लस 2x, ये वाली चीज पीरियोडिक नहीं है, ये वाली चीज पीरियोडिक नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया। ठीक है, चल, तो ये वाली चीज समझ में आ गई। जीएक्स डिसकंटिन्यूअस हो सकता है क्या? जीएक्स कहां पर बैठा हुआ है? जीएक्स, हाँ, 1/x स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो 1/x आ जाएगा, तो डिसकंटिन्यूअस भी हो जाएगा। ठीक है, समझे बेटा? 1/x स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? ओके नीरज, समझ गए? छोटी सी चीज थी, बहुत अच्छा पूछ लिया इसको। वो भी मे और मे नॉट भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है नीरज, सौम्य रंजन, ओके ठीक है, चलो सौम्य रंजन, चलो सभी को समझ में आ गया। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ, अब थोड़ा सा काम की बात की जाए भाई। ये सारी चीजें तो समझ में आ गई कि यहां पर ये पीरियोडिक, यहां पर ये पीरियोडिक नहीं है, ये पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, ये वाली चीज पीरियोडिक नहीं है, यहां पर ये वाली चीज पीरियोडिक है। ठीक है, ये था पीरियोडिक, ये था पीरियोडिक, ये पीरियोडिक नहीं। ओके चलो, अब हम जो इंटीग्रल स्टार्टिंग में फाइंड किए गए, शुरू शुरू में जो इंटीग्रल्स फाइंड किए गए, वो सारे के सारे इंटीग्रल्स कैसे फाइंड किए गए? एंटी डेरिवेटिव से। मतलब है मैंने एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, उसका जो डेरिवेटिव आता था उसको इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे वापस से क्या मिल जाएगा? एक बार फिर से सुन लो, मैंने आपको क्या बोला? सबसे पेरेंट चीज कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कौन सी है? मैंने ये बताया आपको कि बेटा जब आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं और कोई दूसरा फंक्शन आ जाता है, तो उस दूसरे वाले फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर लोगे तो पहला वाला फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? आप बोलोगे सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर डेरिवेटिव याद करना ही है। अगर डेरिवेटिव याद रहेंगे तो फिर मैं इंटीग्रल्स याद कर सकता हूं। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, डेरिवेटिव से निकल के आया है इंटीग्रल्स। ठीक है, डेरिवेटिव से निकल के आया इंटीग्रल्स। बस ये छोटी सी चीज याद रखोगे तो बात बन जाएगी। तो अब एक एक करके ये जितने भी फंक्शंस हैं उनकी डेरिवेटिव की बात करेंगे। ओके चलो, पहला फंक्शन है मेरे सामने इंटीग्रल ऑफ सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे इसको। ठीक है, तो साइन ऑफ एक्स, किस चीज को डिफरेंशिएट करते थे तो साइन ऑफ एक्स मिल जाता था? किस चीज को डिफरेंशिएट करते थे तो साइन ऑफ एक्स मिल जाता था बेटा? आप बोलोगे सर जब कॉस ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स मिल जाता था।
मैं बोलूंगा कि यहां पर अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इसको एक नेगेटिव दे दें, तो एक और नेगेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा। बोल रहे हो माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा। चलो ये सभी को आता है मतलब। चलो तो ये तो फिर रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलो इस वाली चीज को मैं सिंपली लिख दे रहा हूं, मैं इसको लिख दे रहा हूं माइनस ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स प्लस सी, क्योंकि कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स, और माइनस माइनस मिलके प्लस साइन एक्स बना देगा। वैसे ही इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स निकाल लिया, इंटीग्रल ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या था, कॉस ऑफ एक्स किस चीज का डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस सी। अच्छा वैसे ही और क्या निकाल सकते हैं, कितने डेरिवेटिव्स आपको याद है? आप बोलोगे सर, अरे ओके, आप बोलोगे सर हमें तो कुछ और डेरिवेटिव्स याद हैं। tan x का डेरिवेटिव था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वैसे ही इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x क्या हो जाएगा बेटा? चलो ये वाली चीज बताओ तो, इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x किस चीज को डिफरेंशिएट करते थे तो cosec स्क्वायर x आ जाता था, किस चीज को डिफरेंशिएट करते थे तो कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाता था बेटा? थोड़ा सा इजी इजी शुरू कर रहे हैं, लेकिन होंगे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे आज ही। माइनस ऑफ कॉट ऑफ एक्स, वेल वेरी गुड, स्वाति विष्णु सही बोला सभी ने। चलो अच्छा, चलो चलो बहुत अच्छा। तो थोड़ा थोड़ा सा शुरुआत कर रहे हैं, ये वाली चीज हो जाएगी माइनस ऑफ कॉट ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, क्योंकि कॉट ऑफ एक्स को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, और उसमें एक नेगेटिव दे देंगे तो आ जाएगा प्लस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। वैसे ही दो और बहुत फेमस से इंटीग्रल्स, एक है sec x का डेरिवेटिव होता था sec x tan x, ठीक है, sec x का डेरिवेटिव होता था sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, secant x मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, और इंटीग्रल कोसिकेंट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल कोटेंजेंट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू dx। ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, तो sec x मल्टीप्लाइड बाय tan x, sec x मल्टीप्लाइड बाय tan x का इंटीग्रल, कुछ तो नेगेटिव आएगा कहीं पर, ये जल्दी जल्दी आप बताते जाओ, ठीक है। 1 माइनस sec x sec स्क्वायर x। अच्छा इसमें गड़बड़ है क्या, विष्णु ने तो बता दिया, विष्णु सही हो आप। ये अनिशा 1 माइनस सेकेंड एक्स क्यों बोल रहे हो बेटा? अच्छा फर्स्ट वाले का माइनस सेकेंड एक्स बोल रहे हो, हाँ हाँ ठीक है समझा। सॉरी, अरे काफी सारे रिप्लाईज आ गए भाई। क्या हो गया, नहीं मैं पीछे चला गया था, और देखते हैं कितने लोगों का आ गया। जयेंद्र भी बोल रहा है सीकेंट एक्स। चलो पहले वाले का आ गया सीकेंट एक्स, क्यों? क्योंकि sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, तो फिर उसका इंटीग्रल हो जाएगा सीकेंट ऑफ x। दूसरे वाले का क्या होगा, cosec x मल्टीप्लाइड बाय cot x, cosec x मल्टीप्लाइड बाय cot x का क्या आ जाएगा बेटा, माइनस cosec x। चलो बहुत अच्छा विष्णु, अच्छा है, जल्दी जल्दी बढ़ सकते हैं। तो पहले वाले का आ जाएगा सीकेंट ऑफ x, इसका आ जाएगा सीकेंट ऑफ x प्लस सी, और इसका आ जाएगा माइनस ऑफ कोसेक ऑफ x प्लस सी, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। चलो ये वाली चीज तो हो गई, और आपको पता है कि a रेस टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या था, d अपॉन डी एक्स ऑफ a रेस टू द पावर x क्या होता था, ये हो जाता था a रेस टू द पावर x log ऑफ a बेस e। तो अब मैं बोलूंगा कि बेटा मुझे इंटीग्रल ऑफ a रेस टू द पावर x चाहिए, इंटीग्रल ऑफ a रेस टू द पावर x चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप बोलोगे सर इसी वाली चीज को देख लीजिए, और इस log ऑफ a बेस e को इधर नीचे लेके चले जाएंगे सर, तो a रेस टू द पावर x dx का इंटीग्रल हो जाएगा a रेस टू द पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ a बेस e प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। ये पर्टिकुलर चीज भी मैंने इंटीग्रल से निकाल ली। अच्छा और कुछ चीजें देखते हैं, तो सबसे सिंपलेस्ट दुनिया का इंटीग्रेशन क्या है भाई, x रेस टू द पावर n का इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यहाँ पर x की वैल्यू -1 हो सकती है क्या? चलो पहले इसका देख लेते हैं इंटीग्रेशन क्या हो जाता है। इसका इंटीग्रेशन हो जाता है x रेस टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1
प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ऐसा हो जाता है। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर एक x की ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये ट्रू नहीं है, कौन सी वो वैल्यू है जिसके लिए ट्रू नहीं है? ऐसी कौन सी एक वैल्यू है जिसके लिए ट्रू नहीं है भाई? जब नीचे वाला n+1 डिफाइन ना हो पाए। जब नीचे वाला n+1 कब नहीं डिफाइन होगा? n=n=- पे। ठीक है, तो हम लोग अलग से डिफाइन करते हैं 1/x का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये हो जाता है log mod x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, ln mod x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, अब थोड़ा सा बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव से शुरू करते हैं, क्योंकि सारी चीजें डेरिवेटिव में छुपी हुई हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या था? d/dx ऑफ साइन इनवर्स x था, ये वाली चीज थी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये था क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। होगा क्या? नहीं, हम तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, चलो, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स कुछ ऐसा था। तो अब मैं बोलूं कि इसका उल्टा, मतलब मैं अब इंटीग्रेट कर रहा हूं। किस चीज को इंटीग्रेट कर रहा हूं? 1/1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? आप बोलोगे सर इसका इंटीग्रल हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। मैं बोलूंगा ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहीं से मैं आगे बढ़ूंगा, मैं बोलूंगा बेटा d/dx ऑफ कोसाइन इनवर्स x था, यहां पर एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ जाता था, ये वाली चीज हो जाती है कि -1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताओ तो बेटा इसको एंटी डेरिवेटिव के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आप बोलोगे सर ये इंटीग्रल ऑफ -1/(-1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सर ये वाली जो चीज है विद रिस्पेक्ट टू x, ये वाली चीज आ जाएगी कोसाइन इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, ये वाली चीज सर कुछ ऐसा आ जाएगा। अच्छा भाई, ऐसा कुछ आ जा रहा है, चलो ठीक है, मैं मान ले रहा हूं। क्या यही वाली चीज को मैं साइन इनवर्स के फॉर्म में भी लिख सकता हूं? मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये है, क्या इसी चीज को मैं साइन इनवर्स के फॉर्म में भी लिख सकता हूं? सर a की पावर x का डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया। अच्छा कोई बात नहीं सौम्या, देखो ये समझना नहीं है, ये वाली चीज तो याद कर लेनी नहीं है। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स निकालते हैं बेटा। ठीक है, a⁻x का ये वाला जो फॉर्म है ना, ये वाला जो फॉर्म है सौम्या, एक सेकेंड, हाँ ओके, ये वाला जो फॉर्म है ये याद करना है। आप बोलोगे सर ये याद कैसे किया, ये कैसे निकाला? तो मैंने ये वाली चीज कैसे निकाली होगी? हमने जितने भी डेरिवेटिव्स निकाले ना, ये वाले सारे के सारे डेरिवेटिव्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। जो फर्स्ट प्रिंसिपल का ये रूल है जिसमें कि f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस h माइनस x, ये वाली चीज करते हैं। बिल्कुल उसी चीज को यूज करके ये भी डेरिवेटिव निकाला गया होगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे आपने साइन का डेरिवेटिव कोसाइन x याद रखा ना बेटा, वैसे ये वाली चीज भी याद रखते हैं। ठीक है, वैसे ही ये वाली चीज भी हमें याद रखनी है। ओके, समझे क्या सौम्या बेटा? ओके वेदांत, हाँ संतृप्ता, चलो ये छोटी सी चीज समझ गए। सौम्य आपने पूछा था, आपको समझ में आ गया ना बेटा? बोलो तो, ये जो डिफरेंशिएशन है ये याद रखना है। आप पूछोगे कैसे आया, मैं बोलूंगा फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके आया। चलो समझ में आ गया तो डन लिख दो, जल्दी से आगे बढ़ जाएं। किसी को भी समझ में कोई भी पॉइंट नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो चलो, आप शायद मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तो हाँ चलो बहुत अच्छा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब देखो तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि -1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर को, इसको हम लोग क्या साइन इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं? शायद इसी चीज के लिए आप बोल रहे हो कि यस लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि आप बोलोगे सर ये जो कॉस इनवर्स एक्स है ये π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी ऐसे फॉर्म का हो सकता है, और π/2 और ये वाला सी मिलके एक नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बना देंगे
तो ये माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐसा भी दिखने लग जाएगा, ठीक है। नेगेटिव से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर से ये पहला वाला फॉर्म ही आ जाएगा, नेगेटिव से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर से ये पहला वाला फॉर्म ही आ जाएगा, ठीक है। तो कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप केवल अगर इसको याद रख लो, आप केवल अगर इसको याद रख लो तो बात बन जाएगी। ये पहला वाला याद रखो, क्योंकि कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स को तो आप चेंज कर दे सकते हो एक दूसरे में, तो ये पहला वाला याद रखोगे तो पूरी बात बन जाएगी, ठीक है। चलो एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं इसी के साथ। जैसे साइन इनवर्स का डेरिवेटिव याद था, वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा आप मुझे बताओ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या हो जाता है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या हो जाता है, कुछ पूछ रहे हो शायद। चलो सुन लेते हैं भाई। थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है क्या बेटा? मैं शाम से ही सभी का, चलो मैं चार्जिंग निकाल के देखता हूं, हो सकता है अभी लैग ना हो। हो सकता है अभी लैग ना हो। हाँ अच्छा, ईश्वर आंसर दे रहा है, चलो आंसर तो मिल गया है और आंसर सही है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो डिस्कस करना चाहता हूं वो tan इनवर्स और cot इनवर्स का जो प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, ये वाली चीज क्या हो जाएगी? आप बोलोगे सर इसी चीज का इंटीग्रल हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। फिर से मेरा सेम क्वेश्चन, क्या बेटा ये कॉट इनवर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं? हाँ मैं ये बोल सकता हूं कि इंटीग्रल ऑफ -1/(-1) प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, ये वाली चीज हो जाती है कॉट इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। लेकिन ये वाली चीज एक दूसरे के फॉर्म में इंटरचेंजेबल है, ठीक है, ये इंटरचेंजेबल है। ये इंटरचेंजेबल है, ठीक है, एक दूसरे के फॉर्म में इधर उधर इंटरचेंज हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं तो करके देख लेंगे। विष्णु नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है चेंज। अरे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है बेटा? tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है विष्णु? π/2 होता है विष्णु। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है, तो रख दो, छोटी सी चीज है, π/2 होता है, रख दो। π/2 एक कांस्टेंट है, फिर से वो c के साथ चला जाएगा क्योंकि c तो इनफाइनाइट दूसरी वैल्यूज ले सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम ट्रिक आ जाएगी, बिल्कुल सेम ट्रिक आ जाएगी यहां पर भी। ये हाँ देखो तो बिल्कुल सेम ट्रिक आ जाएगी यहां पर भी। कॉट इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? π/2 माइनस tan इनवर्स x प्लस c भी लिख सकते हैं, ठीक है, यही वाली चीज को। तो इंटरचेंजेबल होते हैं, याद रखना। अब मेरे पास आपके लिए होमवर्क है, एक छोटा सा होमवर्क है, छोटा सा। आपको इंटीग्रल ऑफ, वैसे तो आप अभी भी बता सकते हो लेकिन एक बार आप अपने से लिख लो, ठीक है, ताकि याद रहे। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये वाली चीज क्या होती है, एक बार आप सोचना, ठीक है, ये वाली चीज की वैल्यू क्या होती है, एक बार सोचना, ठीक है बेटा। ओके, इसकी वैल्यू क्या होती है? मॉडुलस 1 अपॉन मॉड ऑफ x टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे, आंसर्स भी आने लग गए लगता है। सेक इनवर्स x, हाँ ठीक है, हाँ आर्क ऑफ सीकेंट ऑफ x, ठीक है, सही है। चलो ऐसे सोचना अभी, और ये वाला फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो अब सबसे पहले एकदम सिंपल से इंटीग्रेशन से शुरू करते हैं, ओके, बिल्कुल सिंपल से इंटीग्रेशन से शुरू करते हैं, ओके। क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन पढ़नी है तो आज हम लोग बहुत सिंपल इंटीग्रेशन से शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कॉपी में साथ ही साथ लिखते जाना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है।
तो आप बोलोगे सर ये वाली चीज हो जाती है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा सर एक्स रेज टू द पावर 2+1 डिवाइडेड बाय 2+1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, तो ये वाली चीज हो जाएगी बेटा, ये वाली चीज हो जाएगी x³ बाय 3 प्लस 5x प्लस सी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलो सभी ने आंसर दे दिया होगा। ये तो वार्म अप हो रहा है अभी, ये तो अभी वार्म अप हो रहा है भाई। ठीक है, अभी तो आगे और ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, आगे और ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन, चलो अभी थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ फंसा सकूं। मैंने कुछ तो लिखे थे क्वेश्चंस, हाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। चलो ये वाली चीज समझ में आ गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ बेटा, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल क्यूब, इसके होल क्यूब का इंटीग्रल क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल क्यूब का इंटीग्रल क्या होगा? ओके, चलो करो तो ट्राई इसको, थोड़ा सा टाइम है आपके पास, करो तो। फंसना है? हाँ फंसाऊंगा अभी फंसाऊंगा। ठीक है, थोड़ी देर में मजा आने वाला है। x³ बाय 2, हाँ ठीक है मंगेश, सही है। ठीक है गायत्री, आप भी सही थे। अभी थोड़ा फंसाने के समय पास आ रहे हैं हम फंसाने के। ठीक है, उसके बाद मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बतानी है जो इंटीग्रेशन की सबसे कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, सबसे कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी है, तो वो वाली चीज मैं डिस्कस करूंगा। चलो इसको जल्दी से सॉल्व करके बताओ तो बेटा। ओके, मैं थोड़ा सा पानी पीने चला गया था। चलो तब तक आंसर्स भी आने लग गए अब लग रहा है। ओके, चलो मंगेश, हाँ बस यही चाहता था, बस मैं यही चाहता था मंगेश, बहुत अच्छा। मुझे क्या करना, देखो यहां पर दिमाग लगाने की कोई चीज ही नहीं थी, क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स के जैसा नहीं चलता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्सपैंड करना पड़ेगा, एक्सपैंड करेंगे इस चीज को। ओके, इसको एक्सपैंड करेंगे तो बताओ तो इसको क्या लिख सकते हैं? हाँ ठीक है स्वराज, वेरी गुड, थोड़ा सा इतने देर में निकाल लिया तो बहुत अच्छा है, स्नेहल ने भी कर लिया है। ठीक है, बहुत अच्छा, इसीलिए मुझे मजा आता है ये वाली क्लास लेने में। ओके, तो सिंपली सिंपली हम लोग जब इसका क्यूब कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का क्यूब, अब देखो तो ये हो जाएगा a³। अरे इंटीग्रल का साइन नहीं लगाना, मैं डायरेक्टली ही, अच्छा चलो अभी तो हाँ ठीक है। ओके, a³ प्लस b³ प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ b, दैट इज 5, 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स ऑफ a दैट इज x स्क्वायर टाइम्स ऑफ b स्क्वायर दैट इज 25, ऐसा कुछ बनेगा विद रिस्पेक्ट टू x। इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा भाई, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा, ये इंटीग्रल होगा x रेज टू द पावर 6 प्लस 125 प्लस 15 टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर 4 प्लस 75 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपल, इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ओके। अच्छा भाई, देखो तो ये वाला इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 125 को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा 125x, 15x रेज टू द पावर 4 को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा 15x रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। ओके,
ओके, और हाँ, प्लस ये वाली चीज आ जाएगी 75 x³/3, ओके, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। आप शायद यही बोल रहे हो, मैंने हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की हो, आप शायद यही बोल रहे हो सभी। ठीक है, संकेत, सोनाली, गायत्री, अनुषा, इतने लोगों ने निकाली। ईश्वर कुछ बोल रहा है। ठीक है ईश्वर, चलो। तो ये वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी धीरे धीरे मजा आना शुरू होगा। चलो, ये वाली चीज सभी को समझ में आ गई। ओके, कुछ और क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए थे। हाँ, फ्रेम नहीं, ये तो कहीं से कॉपीड ही हैं। ओके, सो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने कोई भी मेथड इंटीग्रेट करने का नहीं सीखा है। जो सिंपल फॉर्मूला यूज किया, बस वही फॉर्मुलेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूले याद किए, सिंपली वही फॉर्मुलेज यूज कर रहे हैं। तो अब मुझे चाहिए इंटीग्रल ऑफ x³ डिवाइडेड बाय x+2। इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। चलो लगाओ तो दिमाग। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा भाई? इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? टी लेकर, ईश्वर अभी मैंने सब्स्टिट्यूशन सिखाया ही नहीं है, अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं सिखाया है, इसलिए ऐसे किया। ठीक है, बढ़ेंगे बेटा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मजा आने लगेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो शुरू हुआ है इंटीग्रेशन, अभी बहुत दिनों तक चलने वाली चीज है ये। ठीक है, चलो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखो, पूरे के पूरे इंटीग्रेशन में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है इंटीग्रेशन में। सभी अभी सॉल्व मत करो, अभी सॉल्व मत करो, पहले सामने देखो। ठीक है, मैं ऐसा बोलता हूं कि इंटीग्रेशन जब भी आप सॉल्व करो, उसको सॉल्व करने का ट्रिक ये है कि या तो आप क्या करो, या तो आप डिनोमिनेटर को जितना, डिनोमिनेटर मेरा जितना बड़ा हो उतना चलेगा, सॉरी, न्यूमिनेटर मेरा जितना बड़ा हो उतना चलेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर को जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा कर दो। मतलब अगर उसमें 5 टर्म्स हैं तो 2 टर्म्स, एक टर्म या एक भी टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट कर, कोशिश करो कि उसमें एक भी टर्म ना हो, डिनोमिनेटर रहे ही ना। ठीक है, ये ट्रिक है इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, तो ट्रिक फिर से समझ में आया? न्यूमरेटर जितना बड़ा हो चलेगा, न्यूमरेटर की जितनी पावर हो चलेगी, डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो, इस चीज में स्प्लिट करना पड़ेगा। जब न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा होती है, डिनोमिनेटर की डिग्री कम होती है, किस चीज की बात हो रही है बेटा? डिग्री की बात हो रही है, डिग्री की। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हो सकता है, इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सकता है जब डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है, सॉरी, न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है, डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी है, तो इंटीग्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि x+2 से डिवाइड कर देंगे x³ को, और हम कर सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है। तो यहां पर लिखा मैंने x³। ओके, कुछ तो कोई बोल रहा है, सुन लेता हूं, शायद समझ में नहीं आया होगा किसी को। अरे नहीं, प्रियांशी ने आंसर भी निकाल लिया। ठीक है, चलो बहुत अच्छा बेटा, चेक कर लेते प्रियांशी। ओके, चलो यहां पर मैं क्या करूंगा कि यहां पर जब इसको x+2 से डिवाइड कर रहा है तो x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x² से मल्टीप्लाई किया, बन गया x³, माइनस कर दिया, कैंसल हो गया, लेकिन एक साथ साथ +2x² भी देते चला गया, फिर माइनस कर दिया, तो यहां पर मेरे पास आ गया -2x²। ठीक है, अब देखो, इस -2x² को कैंसिल करने के लिए मुझे -2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बन जाएगा -2x²। फिर ये वाली चीज प्लस होकर के कैंसिल हो जाएगी, और -4x भी मिल जाएगा, -4x भी मिल जाएगा। तो यहां पर इसको प्लस करके मैं बना दूंगा, +4x, ओके। फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फिर मल्टीप्लाई करेंगे +4 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आ गया 4x, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा 0, और 4 2 +8 यहां पर एक्स्ट्रा आ गया, +8 यहां पर एक्स्ट्रा आ गया, +8, सॉरी यहां पर नहीं, गड़बड़ हो गई। ये देखो, मेरे से गड़बड़ हो रही थी, -8 बचेगा, ये देखो। ओके, तो यहां पर आ गया +8, नेगेटिव दे दिया इसको, तो यहां पर आ गया -8। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मैं न्यूमरेटर को अब लिख सकता हूं, ध्यान से देखो न्यूमरेटर को कैसा लिखेंगे। न्यूमरेटर को लिखेंगे x³ x+2 को, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको मैं लिख रहा हूं, x³ को लिख रहा हूं, जब डिवाइड कर दिया उसके बाद लिख रहा हूं, ये वाली चीज है x+2 मल्टीप्लाइड बाय x² माइनस 2x
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ठीक है, माइनस ऑफ 8 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। आप बोलोगे सर ये वाली चीज कैसे लिख दी? ठीक है, तो देखो, डिविडेंड डिविडेंड ये जिसको डिवाइड कर रहे हैं, एक्स क्यूब को डिवाइड कर रहे हैं, एक्स क्यूब को डिवाइड कर रहे हैं, तो एक्स क्यूब डिविडेंड एक्स क्यूब की जगह पर ही, एक्स क्यूब की जगह पर ही ये वाली चीज लिख रहे हैं क्या? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविजर डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, यहां पर प्लस माइनस ऑफ 8 कर दिया रिमाइंडर के लिए। अच्छा, तो आप बोलोगे सर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। बस, तो अब इसको इंटीग्रेट करना इजी हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है इसका इंटीग्रल हो जाएगा ये वाली चीज। कौन सी चीज? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। ठीक है, कोई कुछ पूछ रहा है, थोड़ा सा देर रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ बेटा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और प्लस 4 का इंटीग्रल हो जाएगा 4x, और माइनस 8 तो एज इट इज रहेगा। x प्लस 2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? ln mod x प्लस 2 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। चलो, अब जो भी पूछना चाहता है पूछ सकता है, समझ में आ गया तो डन लिख देना। यूक्लिड एल्गोरिदम, यूक्लिड एल्गोरिदम कौन सा होता है विष्णु? 2 एल्गोरिदम्स दिए थे यूक्लिड ने, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस के लिए दिए थे। गलत हो गया था मंगेश। अच्छा, कोई बात नहीं। विष्णु कौन सी चीज बोल रहे हो बेटा? यूक्लिड के बहुत सारे एल्गोरिदम हैं, कौन से एल्गोरिदम की बात कर रहे हो? चलो, समझ में आ गया, बाकी सब तो डन लिख दो। चलो, ओके ओके, सभी को समझ में आ गया? हाँ, चलो, चलो, बहुत अच्छा खुशी। चलो, अब समय आ गया है कि थोड़ा सा हम अपना लेवल ऊपर कर ले। लेवल ऊपर करने का समय आ गया है। ठीक है, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भी इसी चीज में, अभी मैंने मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन भी नहीं शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, सोचो तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? यहां पर तो सब गड़बड़ हो गया, न्यूमरेटर की डिग्री छोटी हो गई, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो गई। अब क्या करें? अब क्या करें? अब क्या करें? सब्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ाया नहीं है, तो जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन मैंने ये बताने के लिए दिया है कि आप पहले ट्राई करो, इसको ट्राई करो। यहां से बहुत ही अजीब सी प्रॉपर्टी आती है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की, बहुत ही अजीब सी प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या है मैं बताता हूं, आप एक बार ट्राई कर लो इसको। ठीक है, वो प्रॉपर्टी है ये कि कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड। ठीक है, ये फंक्शन हम इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये फंक्शन हम इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते। प्रियांशी, एक्स प्लस 1/x³ नहीं बेटा, आपने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया प्रियांशी। देखो तो ये डिवीजन सही नहीं है। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, कहा गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/x³, ऐसा नहीं लिख सकते बेटा इसको प्रियांशी। ये तो डिनोमिनेटर में स्प्लिट कर दे रहे हो आप, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में होता तो स्प्लिट कर सकते थे, डिनोमिनेटर में स्प्लिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फंक्शन इंटीग्रेट ही नहीं हो सकता है। ठीक है, आप फेसबुक और व्हाट्सएप पे हमेशा देखोगे कि मैं अपना एटीएम का पिन आपको बता दूंगा अगर आप ये वाली चीज इंटीग्रेट कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन होते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक पे आते हैं, वो सारे के सारे नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब इस बात को समझो कि कोई फंक्शन नॉन इंटीग्रेबल क्यों होता है। दुनिया की हर एक कर्व का किसी न किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव जरूर निकाल सकते हो। अगर आपको कर्व पता है कैसा दिख रहा है तो पक्का पक्का उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, फंक्शन को इंटीग्रेट करना मुश्किल है। फंक्शन को हमने जितने फंक्शंस पढ़े हैं उन सारी की सारी चीजों को यूज करके इंटीग्रेट करना मुश्किल होता है। मैं कुछ और एग्जांपल्स दे देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ
व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x? आप बोलोगे सर ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x मैं ऐसे इंटीग्रेट कर दूंगा। नहीं कर सकते हैं, सेम केस है, ये वाला फंक्शन भी कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड वाले केस में आ जाता है। बहुत सारे नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं समझो। क्योंकि इनका जो कर्व आ रहा है, इनका जो आउटपुट आ रहा है, वो आउटपुट मैं किसी फंक्शन के फॉर्म में, किसी नॉन फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है। सो बिकॉज समटाइम्स इट हैपेंस, sometimes the integral of certain functions, मैं इसके लिए आपका एनसीईआरटी का डायरेक्ट एक स्टेटमेंट है वो ले लेता हूं, क्योंकि कुछ मायने में एनसीईआरटी काफी काम की बुक है। आई गेस एनसीईआरटी आई एम नॉट हैविंग राइट नाउ, बट हाँ देयर इज अ स्टेटमेंट इन एनसीईआरटी। ओके जस्ट गिव मी अ मिनट, आई शैल टेक द एग्जैक्ट कोट, अदरवाइज वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। ओके बेटा, आप ध्यान देना, एनसीईआरटी के रिमार्क में लिखा है समटाइम्स फंक्शन, हाँ समटाइम्स एफ एक्स इज, देखो इस चीज को मैं एनसीईआरटी के लैंग्वेज में लिख रहा हूं, मैं इसको अपने लैंग्वेज में भी समझा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उसी के लैंग्वेज में लिखूं, ठीक है। सो एनसीईआरटी का रिमार्क 2 क्या बोलता है? एनसीईआरटी का रिमार्क 2 बोलता है, रिमार्क 2, ठीक है, ये बोलता है fx is sometimes fx is not expressible in terms of elementary functions, not expressible in terms of elementary functions like log, exponential functions, algebraic functions, trigonometric functions, एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब समझो, एकदम बेसिक सी मीनिंग ये बोल रहा है कि जो भी इसका आउटपुट आने वाला है, जो भी यहां से जो भी कर्व आने वाली है, उसको मान लो इसकी वैल्यू एफ एक्स आने वाली है, इसकी वैल्यू कुछ एफ एक्स आने वाली है, ठीक है। तो ये जो एफ एक्स है ये कुछ तो आएगा, कोई ना कोई कर्व आएगी, लेकिन हमने आज तक जितने भी कर्व्स पढ़ी हैं उनमें से किसी कर्व के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। पक्का पक्का इसका कोई आउटपुट आएगा, लेकिन वो प्रोसेस हम नहीं लगा पा रहे हैं कि जो इसका आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। ये वाली चीज आपके रिमार्क में लिखी हुई है एनसीईआरटी के, ठीक है। देयरफॉर तो इसमें लिखा है कि देयरफॉर वी आर ब्लॉक्ड इन फाइंडिंग द इंटीग्रल, ठीक है। तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हम कर नहीं पा रहे हैं। होगी कोई ना कोई कर्व होगी, हमने जितनी कर्व के बारे में पढ़ा है हम उनमें से किसी कर्व के फॉर्म में इसके आउटपुट को नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, इसके आउटपुट को नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए समटाइम्स यही बोल रहा है, समटाइम्स एफ इज नॉट एक्सप्रेसिबल, हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे उसको किसी नोन फंक्शन के फॉर्म में, इसलिए हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एनसीईआरटी ने लिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाला एग्जांपल लिया है, ठीक है। सॉरी, एनसीईआरटी ने इसके इंटीग्रेशन को बोला है, इसके इंटीग्रेशन से जो भी वैल्यू आएगी, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वाली चीज नहीं निकाल सकते, ये वाली चीज भी इसी कैटेगरी में आएगी, कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड, ठीक है। चलो रिमार्क 2 अगर सभी को समझ में आ गया तो टर्न लिख दो, तो बेटा रिमार्क 2 अगर सभी को समझ में आ गया तो टर्न लिख दो, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आई होप रिमार्क 2 सभी को समझ में आ गया। नहीं कर सकते बेटा, नहीं कर सकते ईश्वर,
आइडेंटिफाई नहीं कर सकते मंगेश, याद करना पड़ेगा। बहुत सारे, बहुत कम ही ऐसे फंक्शन है जो नॉन इंटीग्रेबल हैं। उनमें से मैंने दो तो आपको बता ही दिए, ठीक है। अब बाकी जितने भी हैं मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो, ये वाली चीज सभी को समझ में आ गई क्या? हम लोग डेरिवेटिव्स तो निकाल सकते हैं सारे फंक्शंस के, ठीक है, क्योंकि आप मेरे को फंक्शन दोगे तो पक्का पक्का उसका उसमें स्लोप मैं निकाल दूंगा, इस पॉइंट पे स्लोप है। लेकिन इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं हम लोग, ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, ठीक है। चलो, इसरा, खुशी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो, अब आगे बढ़ते हैं, अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, और अब पढ़ते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट मेथड। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में पहला वाला मेथड, ठीक है, ओके। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में फर्स्ट मेथड जिसको हम लोग बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, ओके। तो यहां पर मैं बोल देता हूं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, देखो ध्यान से देखना, ये सब आपको पहले से पता है। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है f के अंदर gx ऐसा कुछ, और g डैश x बगल में लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि यहां से gx को ले लेते हैं t बेटा, ठीक है, gx को ले लेते हैं t। तो हम लोग बोल देते हैं कि g डैश x, अब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, g डैश x dx, सॉरी, g डैश x dx, ये हो जाएगा मेरा dt। तो ये वाली चीज कन्वर्ट हो जाएगी, ये तो हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली चीज कन्वर्ट हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी के फॉर्म में, इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी के फॉर्म में, सिंपली ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सिंपली ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही वाले केसेस को हम यूज करके कुछ इंटीग्रल्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज कर रहा था तो मैंने tan ऑफ x का इंटीग्रल नहीं फाइंड किया था। तो शुरू करते हैं tan ऑफ x के इंटीग्रल से, पहला वाला। इनमें सब्स्टिट्यूशन यूज करके इंटीग्रल्स फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहला इंटीग्रल है इंटीग्रल ऑफ tan ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आप बोलोगे सर tan ऑफ x को हम आराम से हम लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ x के फॉर्म में, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं बोलूंगा कि बेटा अभी सिखाया, देखो साइन ऑफ x और कोसाइन ऑफ x एक दूसरे के डेरिवेटिव हैं। तो हम लोग अगर cos ऑफ x को t ले लिया, अगर मैंने यहाँ पर cos ऑफ x को t ले लिया, तो cos ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दोनों तरफ x से डिफरेंशिएट कर दो, तो cos ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ x dx, ये वाली चीज हो जाएगी dt के बराबर, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि साइन ऑफ x टाइम्स ऑफ dx क्या हो जाएगा, ये वाली चीज हो जाएगी माइनस ऑफ dt के बराबर, ठीक है। तो इसको अच्छे से सुंदर से हम लिख सकते हैं। ये सारी चीजें यूज करने के बाद थोड़ा सा ये जो इंटीग्रेशन का साइन है ये गड़बड़ मैंने बनाया है, ठीक है, तो ये इरेज कर देते हैं, ठीक है। आज की क्लास खत्म करने से पहले मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, ठीक है, ओके। तो ये वाली चीज हो जाएगी इंटीग्रल, चल साइन ऑफ एक्स और dx हो गया माइनस dt, ऊपर में बैठा हुआ है माइनस dt, cos ऑफ x को ले लिया t, माइनस को बुला लिया बाहर, तो अंदर में कौन कौन है, dt और t है। 1/t dt का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t, ठीक है। आप बोलोगे सर बस मजा आने ही वाला है, ये वाली चीज को आप लिख दो लॉग। आप बोलोगे अरे सर सबसे बड़ा अपराध आपने कर दिया भाई, ये सबसे बड़ा क्राइम है भाई, प्लस सी छोड़ना, ठीक है। ये माइनस लॉग के अंदर चला जाता है तो पावर बन जाता है, तो बना देता है 1/t का मॉड प्लस सी। तो आप बोलोगे सर इसको लिख लो लॉग 1/t, क्या था याद करो तो t क्या था, t था cos ऑफ x, तो ये लिख देते हैं हम cos ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, दिस इज सेम एज log mod secant ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। चलो, तो शुरुआत हो गई है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की, नोट भी कर लो, समझ में आ गया तो डन लिख दो। नहीं समझा अथर्व, चलो सभी को डन रेज़ टू द पावर इंफिनिटी है।
अथर्व ने, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो जिसको समझ में आ गया पहला वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये वाला सबको समझ में आ गया, तो इसका पिछला वाला मैं समझा दे रहा हूं। अच्छा पूजा, कोई बात नहीं, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। पूजा अथर्व, आप दोनों को नहीं समझ में आया, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। ये एकदम धीरे धीरे शुरू करेंगे, थोड़ा सा मैंने तेज कर दिया था। हाँ सौम्या, ये वाला भी समझा देता हूँ, ठीक है। चल दोनों समझा देता हूँ, ओके। ओके फाइन। प्रियांशी बोल रही है सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर डिफरेंट आ जाएगा। बेटा सिंपली इंटीग्रेट करना, देखो जब मैं डायरेक्टली वो जो हमने सबसे पहले फॉर्मूले पढ़े ना, उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है तो बात बन जाएगी, ठीक है। मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर में कोई नहीं बैठा होना चाहिए, डिनोमिनेटर में अगर कोई बैठा हुआ है तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो जो नॉन फॉर्म के इंटीग्रेशन है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाते हैं, ठीक है। चलो, तो इसके पहले मैंने क्या बताया था, देखो इसके पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था, उसके पहले वाली चीज पूछ रहे हो क्या, उसके पहले ये सारे फंक्शंस नॉन इंटीग्रेबल होते हैं। ये फंक्शंस नॉन इंटीग्रेबल इसलिए होते हैं क्योंकि इसका जो आउटपुट आ रहा है, इसको जो इंटीग्रेट करके आने वाला फंक्शन है, वो फंक्शन मुझे पता ही नहीं कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, क्योंकि हमने केवल इतने ही फंक्शंस पढ़े हैं, ओके। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज है, मैंने जब ये समझाया है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहाँ काम आता है, तो आपको हमेशा इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि कोई ना कोई ऐसा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव कहीं पर बैठा हुआ होना चाहिए, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव कहीं बैठा हुआ हो। जैसे कि यहां पर फंक्शन कहीं ना कहीं जीएक्स, पूरे के पूरे फंक्शन में कहीं ना कहीं जीएक्स दिख जाए और उसका डेरिवेटिव भी बाहर बैठा हुआ हो, तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को टी नहीं लेते, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है उस फंक्शन को टी ले लेते हैं, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है उस फंक्शन को टी ले लेते हैं, और फिर दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आ जाता है जी डैश एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू आ जाती है डी टी के बराबर, ठीक है। अब मैं सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं, आपने जी एक्स की जगह पर लिख दिया टी, जी डैश एक्स डी एक्स की जगह आ गया डी टी, कैसे आया, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स और एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स और टी का डेरिवेटिव डी टी, ओके ओके फाइन। तो ये वाली चीज ऐसे कन्वर्ट हो गई और ये सिंपल फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है, यही यही ट्रिक यूज होती है सब्स्टिट्यूशन में। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने ये वाला एग्जांपल ले लिया, यहां पर मैंने क्या बोला बेटा कि tan ऑफ x, ऐसे तो इसका इंटीग्रल पता नहीं, किस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे तो tan ऑफ x आ जाएगा, नहीं पता हमें, इतना सिंपल कोई फंक्शन है नहीं, तो इसको लिख लिया sin ऑफ x डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ x। फिर मैंने क्या किया, cos ऑफ x को t ले लिया, क्योंकि उसका डेरिवेटिव dx के बगल में बैठा होना चाहिए, dx के बगल में बैठा होना चाहिए डेरिवेटिव, ठीक है, हमेशा dx के बगल में f डैश x या g डैश x जो भी है यहां पर बैठा होना चाहिए डेरिवेटिव। तो देखो, तो cos ऑफ x को t ले लिया तो माइनस साइन एक्स dx dt हो गया, dx के बगल में बैठा होना चाहिए डेरिवेटिव, तो dx के बगल में बैठा था डेरिवेटिव, लेकिन एक नेगेटिव साइन चाहिए था उसको एक्स्ट्रा, तो मैंने बोला साइन ऑफ x dx माइनस dt हो जाएगा, बस साइन x dx को मैंने लिख दिया माइनस dt, cos ऑफ x था मेरा t, माइनस कॉमन ले लिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, फिर t के फॉर्म में यहां पर t की वैल्यू रख दी, cos ऑफ x की जगह पर, सॉरी t की जगह पर cos ऑफ x रख दिया और ऐसा लिख दिया। चलो एक बार फिर से देख लो बेटा, आप समझ में आया क्या, एक बार फिर से देख लो, समझ में नहीं आया तो फिर से। स्वाति, सुचिता से नहीं, जिसने डाउट पूछा था पहले वो सौम्या, समझ में आ गया बेटा। लॉग का बेस ई है या 10, लॉग का बेस ई है बेटा, पूरे मैथ्स में लॉग का बेस ई ही रहने वाला है, पूरे के पूरे मैथ्स में लॉग का बेस ई ही रहने वाला, आप घबराओ मत उसमें। इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, सौम्य रंजन, पहला वाला स्टेप देखो, तो पहले वाले स्टेप में क्या किया, देखो पहले वाले स्टेप में क्या किया मैंने, यहां पर मैंने ये वाली चीज में, ये देखो ये जो ऊपर में बैठा हुआ है ना साइन ऑफ एक्स, ट्रिक समझ लो, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है भाई सब्स्टिट्यूशन का, ये जो दोनों हैं ये दोनों साथ साथ होने चाहिए, एक ही घर के होने चाहिए, कौन, फंक्शन का डेरिवेटिव और डीएक्स अगल बगल में होने चाहिए, पड़ोसी होने चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव जिसको आप t लेने वाले हो और dx अगल बगल में होना चाहिए, तो देखो तो यहां पर dx के बगल में कौन बैठा हुआ है, dx का पड़ोसी कौन है, साइन ऑफ x, साइन ऑफ x किसका डेरिवेटिव है, आप बोलोगे सर साइन ऑफ x डेरिवेटिव कोसाइन ऑफ x का है, लेकिन एक नेगेटिव साइन भी आ जाता है, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है भाई, नीचे बैठा हुआ है फंक्शन cos ऑफ x, ले लो उसको t, cos ऑफ x नीचे बैठा हुआ है, मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन में कोशिश करना है कि नीचे जो बैठा हुआ है उसको ऊपर पहुंचा दो भाई, ठीक है, नीचे जो बैठा हुआ है उसको ऊपर पहुंचा देना है,
तो देखो, या फिर नीचे में बैठा हुआ नहीं रहना चाहिए, ठीक है, जितना छोटा डिनोमिनेटर उतनी अच्छी चीज। चलो, तो cos ऑफ x को मैंने ले लिया t, तो इसका डेरिवेटिव निकाल दिया। पहला वाला स्टेप यही दिख रहा है, यही कर रहा हूं मैं, cos ऑफ x को t ले रहा हूं, डिनोमिनेटर नहीं रहना चाहिए, उसको छोटा कर रहा हूं। अगर एल्जेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। 1/t का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, log mod t हो जाता है। तो वही वाली चीज के फायदे के लिए मैंने उसको t ले लिया। आई चीज समझ में बेटा? उसके बाद तो आगे समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, धर्मा सर ने पढ़ाया था, बहुत अच्छा। चलो, सौम्या को समझ में आ गया। हाँ, ओके, इंटरेस्टिंग चीज, चलो इंटरेस्टिंग चीज, चलो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज मैं पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ। हाँ, ओके, सो सपोज, ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, कल आप मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है। सपोज ये मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है, ये मैं हूं, शाश्वत सर, ठीक है, ये है धर्मा सर, ओके। अब इधर में कोई कोई बैठा हुआ है, चलो कौन कौन बैठना चाहता है भाई, हमारे साथ कौन कौन बैठना चाहता है? मंगेश है, ठीक है, मंगेश है। अनीशा मैं बताता हूँ बेटा, बताता हूँ अभी अनीशा, अनीशा को बताना है, और ईश्वर, मंगेश, एक और बच्चा, अनीशा बैठी हुई है साथ में, ठीक है, अनीशा। तो हम लोग सभी साथ में बैठे हुए हैं, अनीशा, मंगेश और ईश्वर, हम सभी साथ में बैठे हुए हैं, हम सभी साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने अपना जो, जिस सीट पे मैं बैठा हुआ हूं, मैं इस वाली सीट से इस वाली सीट पे एक्सचेंज कर सकता हूं। मतलब मैं और धर्मा सर अपनी सीट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। ये मान लेते हैं ये मेरी सीट 1 है, ये सीट 2 है, ये सीट चेयर 1 या चेयर 2, ये चेयर 3 है, ये सीट 4 है, और ये सीट 5 है, ठीक है। अनीशा, मंगेश, ईश्वर, धर्मा सर और मैं बैठे हुए हैं, ठीक है। हम लोग केवल एडजेसेंट सीट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब धर्मा सर उठ के यहां से यहां जा सकते हैं, या यहां से यहां जा सकते हैं, यहां से यहां नहीं जा सकते, ठीक है। हम लोग केवल कैन ओनली एक्सचेंज, कैन ओनली एक्सचेंज, कैन ओनली एक्सचेंज, कैन ओनली एक्सचेंज एडजेसेंट सीट्स, एडजेसेंट सीट्स, केवल एडजेसेंट सीट्स एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हो जाएंगे? सोचो तो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मैंने रिसेंटली ही पिछले 2-3 महीने में मैंने ये वाली चीज कहीं पर खुद से सॉल्व की थी, तो मुझे मिल गया था, ठीक है। एक जादू की तरह है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से चीज बनेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट बनेगा यहाँ पर, ठीक है। 8 प्रश्नों, ओके, स्नेहल 8, ओके, बहुत अच्छा, गौरव, हाँ ठीक है, ओके, कैसे बेटा? ओके, ये वाली जो चीज होती है ना, ये सॉरी, ये फिबोनाची सीरीज फॉलो करती है। फिबोनाची सीरीज से इसका आंसर आता है। सोचना, जितने लोगों को नहीं समझ में आया, जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छा, आप इस बारे में जानते हो, ये मैं नहीं जानता था, मुझे कुछ महीने पहले पता चला है, ठीक है। अनीशा ने कुछ पूछा था, अनीशा का मैं आंसर दे देता हूँ, उसके बाद आप जा सकते हो, बाकी सब जा सकते हो, क्लास खत्म हो चुकी है, ठीक है। अनीशा का कुछ क्वेश्चन था, चलो मैं वो देख लेता हूँ, बाकी आप जा सकते हो बेटा। सर ईश्वर एसएस सीट से ले सकता है, ईश्वर एसएस की, ईश्वर नहीं ले सकता बेटा, ईश्वर नहीं ले सकता, एडजेसेंट वाली सीट नहीं, एडजेसेंट ही लेनी है। आंसर 8 है सर, हाँ प्रियांशी, आंसर 8 है। इनसे कहाँ गया वो डाउट? स्वाति, सौम्या पहला स्टेप, अनीशा फोर्थ स्टेप प्लीज, फोर्थ स्टेप। ये हो गया 1, पता नहीं, ये हो गया 1 2 3 4। फोर्थ स्टेप में क्या किया अनीशा? केवल टी की जगह पर वापस से कॉस ऑफ टी रख दिया, टी की जगह पर वापस से कॉस ऑफ टी रख दिया, या आप शायद ये माइनस लॉग ऑफ टी बोल रहे हो। देखो तो, ये जो, अगर मैं लिख देता हूं 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, तो ये वाली चीज बराबर होती है, ये जो 2 होता है ना, ये नंबर का पावर बन जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए ये वाली चीज हो जाएगी लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अच्छा, हैंड रेस किया है तो बात ही कर लेते हैं। हाँ सौम्या बोलो बेटा, सौम्या नहीं बोल रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। 1 to the power x का थोड़ा समझ में नहीं आया। 1 रेस टू द पावर हेलो एक्स सर। का, हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, हाँ उसका वो डेरिवेटिव थोड़ा समझ में नहीं आया।
1 रेस टू द पावर एक्स बोल रहे हो, हाँ सर। मतलब a रेस टू द पावर एक्स। हाँ। अरे कोई बात नहीं, देखो तो जब भी हम किसी चीज का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव जितने भी फाइंड हुए ना बेटा, देखो अच्छा इसको एक और दूसरे शॉर्टकट से समझ लो। e रेस टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए की पावर एक्स। e रेस टू द पावर एक्स होता है। इसका डेरिवेटिव एक्चुअली में होता है e रेस टू द पावर एक्स लॉग ऑफ e बेस e। ठीक है, ठीक है बेटा, समझे? हाँ। वैसे ही a रेस टू द पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है a रेस टू द पावर x लॉग ऑफ a बेस e। ठीक है, जब a की जगह पर e रख दोगे तो ये वाला हो जाता है। अब आप पूछोगे सर कैसे होता है, तो आप ऐसा ले लो, f ऑफ x को ले लो a रेस टू द पावर x। ठीक है, मैं बोलूंगा कि f डैश x क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच माइनस, सॉरी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, तो ये वाली चीज दे देगा ए रेस टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस ए रेस टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय एच, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब आपने लिमिट्स का जो फॉर्मूला पढ़ा है, अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो इसका एक्सपेंशन लिखो, ए रेस टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन लिखो, ठीक है, ये भी लिमिट्स में पढ़ा है। या फिर यहां से ए रेस टू द पावर एक्स कॉमन लो, ए रेस टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस एक्स लिखो, माइनस 1 डिवाइडेड बाय एच लिखो, और एक्स से एक्स कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा ए रेस टू द पावर एक्स, ए रेस टू द पावर एच माइनस 1 डिवाइडेड बाय एच। ये वाली चीज होती है ए रेस टू द पावर, सॉरी, लॉग ऑफ ए बेस ई के बराबर। ये वाली चीज हो जाती है लॉग ऑफ ए बेस ई के बराबर, इसलिए हो जाता है इसका डेरिवेटिव ए रेस टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए बेस ई। समझे बेटा? हाँ सर। ओके ठीक है, चलो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। अथर जी डैश डी एक्स को डी टी कैसे लिखा? ओके बाय अनिशा, एक बार फिर से वापस चले जाते हैं, देख लो अथर। ठीक है, देखो 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 बेटा, कहाँ गया? हाँ, ये देखो, अरे कुछ नहीं किया यहाँ पर। अगर मेरा जी एक्स, देखना था ध्यान से देखना, अगर मेरा जी एक्स टी के बराबर है तो जी एक्स का डेरिवेटिव क्या, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो इसका हो जाएगा जी डैश एक्स। टी टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यही वाली चीज को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो मैं लिख दिया जी डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। सिंपल, ऐसा ही लिख दिया। आई चीज समझ में अथर्व? आया बेटा समझ में? सीट्स वाला क्वेश्चन मैं कल बताऊंगा अभी। ठीक है, सीट्स वाला क्वेश्चन एक दिन ट्राई करो प्रथमेश, एक दिन ट्राई करो। वो मेरे को भी थोड़ा सा टाइम लगा था करने में, मेरे को भी 15-20 मिनट लगे थे ट्राई करने में। ठीक है, ओके चलो, चलो बाय बाय, क्योंकि मैं स्टॉप कर रहा हूँ।